हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं वीज़ा गाइड के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूं और इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के हवाले से भी वीडियोस आती रहती हैं। आज स्पेशली मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मेरे बारे में जानने के लिए कि भाई मैं तुर्की कैसे आया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ठीक है, तो आया तो पाकिस्तान से हूँ, लेकिन अब मैं तुर्की आया किस तरह से, क्या क्या एफर्ट्स उसमें लगी, कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिपेयर किए, कौन सी मुश्किलात मुझे पेश आई, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ साथ अभी मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, वो जगह भी आप लोगों को दिखाऊंगा, रास्ते का व्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे बारे में जानने के लिए, मेरी पाकिस्तान से तुर्की तक आने की जर्नी के बारे में जानने के लिए, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीज़ा गाइड के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताता रहूँगा, जो अभी चेंजेस आई हैं, जो पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं वो भी मैं बताऊँगा। और बाकी चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे जाकर मैं बाकी चीज़ें भी आप लोगों को बताता हूँ साथ साथ। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है बेबेक, और मेरी जो रेजिडेंशियल प्लेस है वहाँ से इसका डिस्टेंस तकरीबन 10 मिनट का है। मेट्रो से या शायद 10 मिनट से भी कम है। तो बेबेक की स्पेशलिटी क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तकरीबन मुझे 5 मिनट और लगेंगे। ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है, अप एंड डाउन एरिया काफ़ी ज़्यादा। तो मैं जैसे ही पहुँचता हूँ सारा व्यूज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, आगे पीछे के सारा सराउंडिंग दिखाता हूँ। जगह बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों के बीचों बीच वुडन हाउसेस यहाँ पे बने हुए हैं। वुडन हाउसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पुरानी कुछ जीप्स वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और वही बस मैं पहुँच के आप लोगों को बताता हूँ कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और बाकी की चीज़ें भी आप लोगों को बताता हूँ साथ साथ। ये सारा बेसिकली बेबेक का रेजिडेंशियल एरिया है। जितने भी लोग यहाँ पे, जो लोकल्स हैं, कुछ इंटरनेशनल लोग हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं, पीसफुल, बहुत पीसफुल जगह। मेन बेबेक के एरिया में मैं पहुँच चुका हूँ। मेन रोड है ये, ठीक है। रोड क्रॉस करके मैंने जाना है दूसरी साइड पे, और वहाँ पे जाके एक्चुअल जो व्यूज़ हैं बेबेक के वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, हाँ, जो हमारा टॉपिक था कि भाई मैं तुर्की किस तरह से आया। तो सबसे पहले तो देखो, मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मैंने तुर्की आना है या किसी और कंट्री जाना है। जैसा कि सब लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, वो श्योर नहीं होते कि उन्हें तुर्की जाना भी है कि नहीं जाना। अभी ये ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होगी। बहुत सारे लोग श्योर नहीं होते कि वो तुर्की जाएंगे या किसी और कंट्री जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपना आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने बेसिकली क्या किया था। मैंने हंगरी के लिए अप्लाई किया था सबसे पहले। हंगरी से पहले भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लिए मैंने किया, लेकिन मैं श्योर नहीं था मैंने जाना है या नहीं जाना। तो फाइनली मैं क्या करता था, जब भी मैं अप्लाई करता था उसके कुछ टाइम के बाद मेरा प्लान चेंज होता था, और वो फिर मैं उस प्लान को स्किप कर देता था। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम के बाद, कह लो कि इसमें 2-3 साल शायद लगे, या शायद ज़्यादा, क्योंकि मैं जॉब में बिज़ी हो गया था और बाकी चीज़ों में मैं बिज़ी हो गया था। तो फिर से प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता था। तो फाइनली फिर तुर्की से पहले मैंने अप्लाई किया हंगरी के लिए। हंगरी का मैंने एडमिशन डाल दिया। एडमिशन मेरा वो जो एक एडमिशन लेटर होता है, ठीक है, उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हंगरी का प्रोसेस इस तरह से होता है कि वो आपको टेस्ट आपका लेते हैं। ठीक है, टेस्ट के बाद फिर आपका वीज़ा ग्रांट, आपको एडमिशन वगैरह देते हैं, फीस वगैरह आपने जमा करवानी होती है। तो फाइनली मेरा लेटर जो है वहाँ से, उन्होंने टेस्ट के लिए जो है मुझे ईमेल आ गई थी, लेकिन उसकी जो खाली एडमिशन फ़ीस थी वो तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी थी। और उसके बाद फिर एडमिशन ग्रांट करते हैं नहीं करते, वो बाकी का प्रोसेस था। और दूसरा, उसकी फीसिस काफ़ी ज़्यादा, 42 लाख, 42 लाख नहीं, सॉरी, 42 लाख यूके की थी। जो हंगरी की फ़ीस थी, 25 लाख जो है वो फ़ीस थी हंगरी की। अच्छा, बेसिकली जो मेन डेस्टिनेशन थी जहाँ पे मैंने आना था, कि मैं बेबिक आया क्यों, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और ये है बेबिक की एक्चुअल जगह। बेसिकली मैं बेबिक इस व्यू के लिए आया था। खूबसूरत तरीन व्यू, ये चेक करें, यॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं, बोट्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारी।
तो मैं बेसिकली इसलिए आया था। अभी आगे कुछ और जाऊँगा, कुछ और जगह में बहुत यूनिक जगह है यहाँ की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मस्जिद है, एज़ यूजुअल तुर्की में हर जगह पे आप लोगों को मस्जिदें नज़र आएंगी। इवन वो शिशाने का एरिया है, शिशाने में काफ़ी सारे पब्स वगैरह हैं, बार्स हैं, लेकिन उसके पास भी मस्जिद है। मस्जिदें बेसिकली हर जगह पे यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। अभी रेस्टोरेंट्स हैं, बिल्कुल साथ पानी है, पानी के बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो मस्जिद है, बहुत खूबसूरत सी, और ये साथ साथ रेस्टोरेंट्स हैं। सैटरडे संडे मोस्टली ये जो तुर्किश लोग हैं बाहर, इनके जो इवन पब्स कह लो, आपके रेस्टोरेंट्स कह लो, भरे हुए होते हैं, क्योंकि पूरा वीक ये लोग काम करते हैं। इवन उनकी एज क्या है, यंग है या एजड है, सब जो है वो कामों पे जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और वीकेंड जो है वो इनका इनका पार्टी वाला वीकेंड होता है। घूमते फिरते हैं, बारबेक्यू करते हैं। और ये चेक करें, और वो रेस्टोरेंट के सामने देखे, वो भरा पड़ा हुआ रेस्टोरेंट, फुल हुआ हुआ रेस्टोरेंट इसका। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे, वीकेंड इनका है, और ये स्विमिंग वैसे यहाँ पे अलाउ नहीं है, इस जगह पे पानी गहरा है, कुछ जगहों पे अलाउ होती है, कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन इनको स्विमिंग आती है, जिसकी वजह से ये सारे जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एक से एक आपको गाड़ी मिलेगी तुर्की के अंदर। ये चेक करें, एस्टन मार्टिन, एक से एक बेहतरीन गाड़ी आपको मिलेगी तुर्की में। बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आउटसाइडर हैं, यानी कि स्पेन के हैं, मोरक्को के हैं, रशिया के हैं, और यहाँ पे आके वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि तुर्किया, इस्तांबुल इज़ बेसिकली ये टूरिस्ट प्लेस है, और टूरिस्ट प्लेस के अंदर दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और टूरिस्ट का बिजनेस आप लोगों को भी पता है कि आप किसी भी कंट्री में देखो जहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस सेटअप किए हुए, रेस्टोरेंट रखे हुए हैं, होटल्स रखे हुए हैं, लिविंग रूम्स रखे हुए हैं, तो जिसपे उनको बेहतरीन प्रॉफिट होता है। और एक से एक बड़ी गाड़ी आपको यहाँ पे मिलती है, ऐसी गाड़ी जो आप सोच भी नहीं सकते लेने के लिए। टेस्ला है, ठीक है, मर्सिडीज यहाँ पे बेहतहाशा है। अपनी हर वीडियो के अंदर ये इस तरह वाली स्कूटियाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखिए बिल्कुल न्यू मॉडल की हैं, और बेहतरीन यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। सामने पानी है, और ये सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, बेबिक का एरिया है सारा। तो ये स्कूटियाँ यहाँ पे होने की रीज़न ये है कि अब इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन लगता है, यहाँ पे बेसिकली आपका मोबाइल फ़ोन लगता है NFC के थ्रू, यहाँ पे स्कैन हो जाता है ऊपर, आपकी डिडक्शन होती है पेमेंट की, और उसके बाद आप स्कूटी को यूज़ कर सकते हो। अब इसके लिमिटेड एरियाज़ होते हैं जहाँ तक ये जाती है, उसके बाद आपको स्कूटी रख के चेंज करनी पड़ती है, दूसरी स्कूटी आपको लेके लेनी पड़ती है। ठीक है, तो बिज़नेस आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ यहाँ पे तुर्की में मौजूद हैं। और ये चेक करें, साहिल का एरिया सारा, और स्विमिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आप वॉक कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स एंजॉय कर सकते हैं, मील एंजॉय कर सकते हैं इनका। और क्योंकि आज संडे है तो यहाँ पे रश अभी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि दिन को गर्मी बहुत ज़्यादा है इन दिनों पड़ रही है, तो मोस्टली लोग शाम में निकलना प्रेफर करते हैं। और ये चेक करें, जिस तरह शाम हो रही है, धूप जो है वो कम होती जा रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं। लोग यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो खैर, मैं अपने बारे में आप लोगों को बता रहा था। अच्छा, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करने हैं, तो मैं बेसिकली सारे फेज से गुजर के आया हूँ। सारे डॉक्यूमेंट मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, जिसकी वजह से सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को भी देता रहता हूँ कि किस तरह से डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करने हैं, बैंक स्टेटमेंट आपने किस तरह से बनानी है, टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा, और वीज़ा से रिलेटेड, वीज़ा जो इंटरव्यू है वहाँ पे आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं करके आया हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो फाइनली सबसे जो पहला स्टेप था वो मैंने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के ऊपर मैंने उस पर फोकस किया, क्योंकि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के बगैर आपका एडमिशन ही नहीं होता। इन केस अगर एडमिशन नहीं भी हो, आपकी सोच पर्पज़ के लिए अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे जाने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप जॉब करने लगे हो, कुछ भी करने लगे हो, इवन मोस्टली जॉब के लिए अगर आप प्रेफर करते हो, तो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। वो अगर आपकी कंट्री से अटेस्टेड नहीं है तो कैसे आपको जॉब देंगे। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज बाद में बनते हैं, तो इसलिए पहला स्टेप है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। यहाँ पे जितनी भी यार्ड्स आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये देखें, 1
दो तीन, वो लाइन से सारी यॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट यॉट्स हैं। अगर आप कोई भी इवेंट अपना जो है वो करना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी या कोई भी छोटा मोटा फैमिली का इवेंट, तो आप इनको बुक करवा सकते हैं। छोटी भी यॉट्स अवेलेबल हैं, बड़ी भी हैं। तो यहाँ का ट्रेंड बेसिकली ये है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि इन यॉट्स को बुक करवाते हैं और अपने जितने भी छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं फैमिली के, वो ज़्यादातर लोग इन यॉट्स के अंदर करते हैं, जो कि एक बहुत यूनिक लगता है और अच्छा लगता है। और इनकी क्या प्राइजेस हैं, कितने पैसों में ये रिज़र्व होती हैं, क्या कुछ होता है, वो मैं डिटेल अगली किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ की यूनिकनेस जो है वो ये एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिकनेस है यहाँ की। अच्छा, बेबिक से अभी मैं बैठा हूँ फेरी में, और फेरी में मैं अभी बैठ के जाने लगा हूँ उस्कूदार। और ये पानी चेक करें। इस्तांबुल की एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है, या आपने काम पे जाना है, या आपने एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है, तो बीच में इतनी कोई खूबसूरत जगह है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी कह लो कि स्पेशली किसी खास जगह पे जब आप घूमने के लिए जाते हैं ना, ये पूरा इस्तांबुल उसी तरह का खूबसूरत है। मतलब आपको घूमने के लिए किसी खास स्पेसिफिक जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो रास्ते में इतनी खूबसूरत जगह आती हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। अभी बेबिक में मैं मौजूद था, और बेबिक से अभी मैं जा रहा हूँ उस्कूदार। और ये चेक करें, वो जो सामने जगह है ना, वो सामने वो बेसिकली पैलेस है। और यहाँ पे बहुत सारे पैलेस यहाँ पे मौजूद हैं। वो सामने एशियन साइड का, और जो यूरोपियन साइड की जो ब्रिज है, बॉस्फोरस ब्रिज उसको बोलते हैं, ये वो चेक करें, वो ब्रिज है। और वो जो शिप नज़र आ रही है, ये बेसिकली सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है। ये जो है अंदर कैप्टन का एरिया है, जो शिप बेसिकली चलाते हैं। ठीक है, जो इस फेरी का जो कैप्टन है, ये उसका रूम है। हवा बहुत तेज़ यहाँ पे चल रही है, बहुत एक्सट्रीम हवा है। ये चेक करने ब्रिज है। और वो सामने अभी मैंने जाना है, और बेबिक से अभी मैं जा रहा हूँ उस्कूदार वाली साइड पे। और वो खूबसूरत चेक करें, वो ऊपर घर बने हुए हैं, सारे पहाड़ के ऊपर है, सारे घर पहाड़ के ऊपर हैं। और बहुत ठंडी मज़े की हवा इस वक्त चल रही है, और बहुत मज़े का वेदर है। अभी तकरीबन ये कह लो कि जुलाई का एंड है, जुलाई का एंड चल रहा है। अगस्त में यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, मैक्स 25 तक टेम्परेचर जाता है। और अभी अगस्त स्टार्ट होगा तो साथ ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जानी है, और उसके बाद से फिर स्नो फॉलिंग और बाकी चीज़ें। इंतहा का खूबसूरत खूबसूरत। इन्फ्लेशन के अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं। खूबसूरती इंतहा की है कि आपका दिल खुश हो जाता है। मतलब आप इस तरह लग रहा होता है आपको कि जैसे आप किसी ड्रीम में घूम रहे हो। मैं लिटरली अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं, तो मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ। इतनी खूबसूरत जगह, बेहतरीन। वो सामने छोटे छोटे बोर्ड्स हैं, ये बेसिकली हॉर्न बजा के उनको साइड पे करवा रहे हैं, ताकि वो साइड पे हों और ये बिल्कुल सामने जो है वो चले जाएं। ये चेक करें, ये छोटी छोटी बोर्ड्स ये लोगों ने रखी हुई हैं, और इन बोर्ड्स को ये यहाँ पे लेके आते हैं वीकेंड्स के ऊपर, एंजॉय करते हैं। फैमिलियाँ देखो बैठी हुई हैं, सारी फैमिली है। बेहतरीन खूबसूरत जगह। अगर आप लोग भी सोच रहे हो तुर्की आने का, इस्तांबुल आने का, तो सोचने के बजाय या लाजमी इस टूर को जो प्लान करो, लाजमी आओ। बहुत खूबसूरत जगह है, वर्थ इट है। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the. सारी जगह आप लोगों को दिखाने का रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं आ सकते किसी और कंट्री में, या उनका बजट नहीं होता, लेकिन वो देखना चाहते हैं दूसरे कंट्री को। यानी कि तुर्किया है, इस्तांबुल है, कोई भी और कंट्री है। तो खैर,
तो अगर मैं अब तुर्की में मौजूद हूँ और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे दोस्त हैं और जो भी लोग आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरी वीडियो के वजह से आप लोग जो है यहाँ का इन्वायरमेंट जान सको, यहाँ का एटमॉस्फेयर जान सको, क्या चीज़ें यहाँ पे हैं और कितनी खूबसूरती है और क्या इन्वायरमेंट है, कैसे आ सकते हैं। ऑब्वियसली पैसे चाहिए होते हैं हर किसी को, किसी भी कंट्री में आप जाओगे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको बाकी चीज़ें चाहिए। तो इस वीडियो के हवाले से ये है कि आप लोग सारा प्रोसेस भी जान लेते हो और इन्वायरमेंट भी जान लेते हो। और दूसरा, मैंने बाकी वीडियोज़ में भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ये वीडियो मैं बेसिकली इसलिए भी बना रहा होता हूँ ताकि कल को कमिंग डेज में, कमिंग मंथ्स में, कमिंग ईयर्स में, जब अब मुझे नहीं पता है कि मैं तुर्की में होऊंगा या मैं किसी और कंट्री में होऊंगा, ठीक है, जहाँ जहाँ आपका रिस्क लिखा हुआ है आप वहाँ वहाँ चले जाते हो। तो जहाँ पे भी मैं होऊंगा तो ये वीडियोस देख के मेरी एक बेसिकली मेमोरीज मेरी जो है वो डेवलप हो जाएंगी। मैं बेसिकली कैप्चर करना चाहता हूँ अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट, ताकि जितने भी, ये देखें, ये पूरे पूरे विलास बने हुए हैं, ज़बरदस्त से विलास पानी के नज़दीक। और खैर, जितने मेरे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं, वो भी मेरी वीडियोस वगैरह देखें, एंजॉय करें। और जिस तरह मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो आप लोग भी आए। तरीके सारे जो वे आउट हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, वो ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर। और बेसिकली आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आप जब भी इस तरह निकलते हो किसी यूनिक जगह के ऊपर, आपका माइंड हो जाता है फ्रेश। यहाँ पे फोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी एक फोर्ट जो है बिल्कुल ये है, पानी के बिल्कुल साथ। मैं चेक करता हूँ इसकी इंटरेस्ट कहाँ से, ये भी जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। ये चेक करें, सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और वो सामने जो है वो बॉस्फोरस ब्रिज है और ये पानी है और ये फोर्ट है। फोर्ट की एंट्रेंस बेसिकली बंद हुई है अभी। मैंने अंदर जाने की कोशिश की थी लेकिन ये क्लोज़ है आज। आई थिंक अंदर रेनोवेशन चल रही है या क्या प्रोसेस है, तो फ़िलहाल जो है ये फोर्ट क्लोज़ है। कमिंग डेज़ में मैं दोबारा चेक करूँगा, अगर इन्होंने एंट्री दी तो डेफिनेटली मैं अंदर भी जाऊँगा, दिखाऊँगा। बहुत सारे फोर्ट्स हैं यहाँ पे और पानी के साथ साथ हैं। और ये फोर्ट्स बेसिकली बनाने का रीज़न इनका ये था कि पानी के साथ साथ फोर्ट्स इन्होंने बनाए में अपनी इन्होंने फ़ौजें फोर्ट्स में इन्होंने रखी हुई थी, ताकि पानी के थ्रू कोई भी अगर एंट्री करने की कोशिश करता है तो ये उसको रोक सकें बेसिकली। ये चेक कर लें, रेस्टोरेंट्स हैं सारे खूबसूरत और बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर बहुत ज़्यादा। अगेन सिर्फ एक इशू है इन्फ्लेशन का, जिसकी वजह से आपके जो सर्वाइवल है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कह लो कि पूरा जो इस्तांबुल है वो ऐसा है कि जैसे आप बस घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए हो और किसी ड्रीम वर्ल्ड में आप बेसिकली आ गए हो। ये फोर्ट है सारा। फ़िश की खुशबू यहाँ पे बहुत आ रही है। मोस्टली यहाँ की जो फेवरेट डिश है वो फ़िश है, प्रॉन्स हैं और सी फूड यहाँ पे बहुत ही लोग पसंद करते हैं। सी फूड को मोस्टली ये लोग पसंद किया जाता है यहाँ पे। और घूमना फिरना ये लोग बहुत पसंद करते हैं। पूरा वीक ये लोग काम करते हैं, सही दबा के काम करते हैं। और वीकेंड पे ये घर नहीं बैठते। पूरा वीकेंड इनका दिल होता है कि भाई ये घूमते फिरते रहें, एंजॉय करते रहें। और मंडे से फिर इनका वापस वर्किंग रूटीन जो है वो इनकी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैं अपने बारे में भी आपको बता रहा था साथ साथ कि मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाए, ऑब्वियसली आईबीसीसी से, मूफा से, और पहले लोकल बोर्ड से, फिर आईबीसीसी, फिर मूफा से। और उसके बाद बेसिकली देखो, मैं जॉब में भी बिजी था, टाइम इतना नहीं था मेरे पास कि मैं इतना टाइम एकदम से दे सकता। तो मैंने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाया, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया मैंने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट काम किया, मैंने अपना जो टैक्स है वो पे किया, एफबीआर का, क्योंकि आपको एनटीएन का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, वो कंपलसरी होता है एम्बेसी में जमा करवाने के लिए। उसके बगैर मोस्टली अक्सर वीज़ा के जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मैंने वो प्रिपेयर किया, ठीक है। और कुछ जो है मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने वो बैंक में रखी, ठीक है। और वो बैंक में रखने के बाद, क्योंकि होता यह है कि आपको सॉलिड बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है 3 महीने की, और जिसको आप प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर सको। तो फिर एनटीएन सर्टिफिकेट बनवाने के बाद मेरा जो है मेन एम ये था कि मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करूँ ताकि मेरे वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ना हो। तो फाइनली मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन किया। मेरे पास कुछ एसेट्स थे, कुछ और चीज़ें थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर मेंटेन किया। और जब मुझे लगा कि मेरी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन हो गई है, उसके बाद से फिर मैंने वीज़ा जो है वो फाइलिंग स्टार्ट कर दी।
वीज़ा फाइलिंग मैंने स्टार्ट की, डॉक्यूमेंट मैंने सारे अपने टेस्ट किए, और मैं आपको लिटरली बताऊं कि जहां मैंने इतने साल से मैं प्लान कर रहा था कि मैंने ट्रैवल करना है, ठीक है, उसके बाद फाइनली मैं सच बताऊं तो मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मैंने किस तरह से ट्रैवल किया। इमीडिएटली सारा कुछ हुआ, टू बी ऑनेस्ट। और मैंने बस अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट मेरी मेंटेन हो चुकी हुई थी। मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद एक हफ्ते के अंदर मेरा वीज़ा आ गया। और वीज़ा जिस टाइम मैं पासपोर्ट कलेक्शन के लिए गया, तब भी मुझे जो है वो अ, नहीं था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बस मैंने अप्लाई कर दिया था। बट अल्लाह के काम है, मेरा रिस्क लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आना था। मैं जिस टाइम पासपोर्ट कलेक्शन के लिए गया तो 10 लोग वहाँ पे आए हुए थे। उनमें से मेरे से पहले जिन लोगों ने पासपोर्ट कलेक्ट किया, सबके वीज़े रिजेक्ट हो चुके थे, सबका रिफ्यूल। मुझे लगा मेरा भी रिफ्यूल हो जाएगा, ऑल्दो मैंने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग की थी। लेकिन जब वीज़ा अपना अपना पासपोर्ट मैंने कलेक्ट किया तो उस पर मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ था, ठीक है। तो फाइनली आई एम इन तुर्की राइट नाउ, और यहाँ पे रिस्क लिखा हुआ है, अच्छा रिस्क लिखा हुआ है। रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने आप जो है वो खुद किया है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो हैं, ठीक है, वो आपके हाथ में होती है, मेहनत करनी है, सारा कुछ करना है। लेकिन रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने खुद आपसे किया है कि आप मेहनत करो, रिस्क अल्लाह आपको खुद देगा, ठीक है। तो अल्लाह पे बिलीव रखो और मेहनत करते रहो, ताकि आपका जो है रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे। और ट्रैवल करो, जितना हो सकता है आप ट्रैवल करो, ठीक है। कंफर्ट जोन में जब तक आप बैठे रहोगे कंफर्ट जोन के अंदर, तो कुछ भी नहीं होगा। आप एक सेम स्टेज के ऊपर रहते हो जब तक आप कंफर्ट जोन में रहते हो। कंफर्ट जोन से जब आप निकलते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि भाई कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, पूरी ज़िंदगी सेम जगह पे वो बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल वहाँ पे फील करते हैं, और सेम जगह के ऊपर वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंसान का बेसिकली पूरी ज़िंदगी आपका लर्निंग फेज़ होता है, आप सीखते रहते हो चीज़ों को। तो जितना हो सकता है चीज़ों को सीखो, ग्रूम करो, आगे निकलो, घूमो, कंट्रीज़ घूमो, ताकि आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस आए, एक्सपोज़र करो, ठीक है। और जिन लोगों ने अप्लाई अभी तक नहीं किया, अप्लाई करो, प्लान बन रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखो। बाकी वीडियोज़ भी मैंने बनाई हुई हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या उनसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अप्लाई करो, ट्रैवल करो, ठीक है। इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। मैंने जो अपने बारे में बेहतर सोचा, जो मुझे बेहतर लगा, वो मैंने किया। जो आपको बेहतर लगता है ऑब्वियसली वो आपने करना है, आपकी जगह कोई और नहीं करेगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं अक्सर, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है वो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, लेकिन जहाँ पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते। तो बहुत सारे मुझे अक्सर कमेंट इस तरह के भी आते हैं कि भाई आप स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया करो, आप स्क्रिप्ट क्यों नहीं देखते हो। तो देखो, मैं आपसे वो बातें शेयर करता हूँ जो रियलिटी है, ठीक है, जो मेरे दिल की बातें हैं, जो मैं आप लोगों के साथ रियलिटी शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ रियलिटी शेयर करता हूँ। अगर आप लोग समझते हो भाई मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ कि मैं जो रियलिटी है, जो सच बात है, जो मेरे दिल की बातें, जो आप लोगों के साथ मैं करना चाहता हूँ, मैं वो आपसे करूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक रियलिटी चीज़ अलग होती है, स्क्रिप्टेड चीज़ अलग होती है। तो मुझे कमेंट करके बता दो अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हो तो। ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए स्क्रिप्टेड वीडियो के, लेकिन कुछ कमेंट्स आए भी हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, स्क्रिप्टेड होना चाहिए या फिर रियलिटी होना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस तो ये है कि भाई रियलिटी वीडियो मैं बनाऊँ। ये चेक करें, इस तरह की बसेस आपको बहुत मिलती हैं यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट बसेज है। आपका अगर कार्ड बन जाता है, ट्रैवल कार्ड, तो आप इन बसेज में कह लो कि बहुत कम प्राइस में आप ट्रैवल कर सकते हो। तो हाँ, मुझे कमेंट करके बताओ कि स्क्रिप्टेड वीडियो होनी चाहिए या फिर जो रियलिटी बेस पे वीडियोस बनाता हूँ, जो सच्ची बात पे वीडियो बनाता हूँ, जो अपने दिल की बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो होनी चाहिए। मुझे बताओ ताकि मैं उस हिसाब से फिर आप लोगों को गाइड करूँ चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताने लगा हूँ, ठीक है, मैंने वीज़ा फाइल कर लिया, मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया। उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान से तुर्की के लिए ट्रैवल किया, तब क्या हुआ, ठीक है। ऑल्दो मैं जॉब कर रहा था पाकिस्तान में और नोटिस पीरियड मैंने देना था। नोटिस पीरियड के बगैर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है, मोस्टली कंपनी जो अच्छी कंपनी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाती हैं कि भाई आप 30 डेज़ के नोटिस पीरियड के बगैर आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। जब 30 डेज़ का नोटिस पीरियड आपने देना है, तो मेरा सिनेरियो इस तरह से हुआ था कि मुझे जल्दी ट्रैवल करना पड़ा। हार्डली मैं पूरा 30 डेज़ का नोटिस नहीं दे सका। मैंने तकरीबन 20 दिन का नोटिस पीरियड दिया था, 20 दिन पहले, ठीक है। और लास्ट डे जिस दिन मैंने ट्रैवल करना था, रमज़ान था, और मैं
ड्यूटी था, इवनिंग शिफ्ट थी मेरी, इवनिंग मैंने ड्यूटी की। ड्यूटी करने के बाद मैं घर गया, मैंने अपना लगेज उठाया और सुबह तकरीबन 5:30 7 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंचा और मेरी फ़्लाइट थी 12 बजे की। ठीक है, 12 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और फ्लाइट लेने से एक दिन पहले या उससे एक दिन एक रात पहले भी मैं ड्यूटी करके फिर मैंने ट्रैवल किया। क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनीज के साथ, आपके कह लो काफ़ी सारे फंड्स होते हैं जो कंपनी रिलीज़ नहीं करती अगर आप उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं तो। ठीक है, तो मैंने खैर वो उसको फुलफ़िल किया क्योंकि ऑब्वियसली 30 डेज़ का पूरा मैं नहीं दे सका था। लेकिन कंपनी ने अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को क्योंकि मेरा वीज़ा ग्रांट हो चुका था, मैंने ट्रैवल करना था। और अगर ट्रैवल ना करता तो ऑब्वियसली तब भी इश्यूज़ थे, इमिग्रेशन की तरफ से भी इश्यूज़ आ सकते थे। ठीक है, तो खैर उन्होंने इस चीज़ को समझा और फाइनली मुझे एक्सेप्ट किया मेरा नोटिस पीरियड 20 डेज़ का। और एक दिन पहले भी मैं जॉब की, जॉब करने के बाद मैंने फ़्लाइट ली, फिर तुर्किया आ गया। तुर्किया जब मैं लैंड किया उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैंने इस्लामाबाद से डिपार्चर मेरा हुआ उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, मेरी फ़्लाइट ने वहाँ से डिपार्चर मेरा हुआ तकरीबन 12 बजे। ठीक है, 12 बजे डिपार्चर हुआ और मेरा दुबई एयरपोर्ट पर मेरा ट्रांज़िट था तकरीबन 5 घंटे का। ठीक है, वहाँ पे मैं जब इस्लामाबाद में था मैं एक्साइटेड था। ठीक है, और क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी करके मैं थका हुआ था। जब वहाँ से डिपार्चर हुआ फ़्लाइट का मैं सो गया। दुबई एयरपोर्ट पे जिस टाइम फ़्लाइट ने ट्रांज़िट के लिए फ़्लाइट ने लैंड किया, वहाँ पे मैं उठा, फ्रेश था। मैं दुबई एयरपोर्ट पे काफ़ी घूमा। ठीक है, उसके बाद फिर जिस टाइम तकरीबन शाम को 7 बजे वहाँ से फ़्लाइट थी इस्तांबुल के लिए, तो वहाँ से जब फ़्लाइट निकली और उसके बाद से जब इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँचने लगी थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी कंट्री से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। मैं लिटरली आप लोगों को बताऊँ। क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी कंट्री में होते हो, सेफ ज़ोन में होते हो, कंफर्ट ज़ोन बेसिकली होता है, सेफ ज़ोन नहीं, सेफ ज़ोन हर जगह पे ही होता है। कंफर्ट ज़ोन में आप होते हो, जब कंफर्ट ज़ोन से आप निकलते हो तो एकदम से आपको एक झटका सा लगता है कि आप कहाँ आ गए हो। ऑल्दो इस्तांबुल बड़ा खूबसूरत है, सब कुछ है, मैं यहाँ पे एडजस्ट हूँ अभी, खुश हूँ। लेकिन उस टाइम एकदम से मुझे एक झटका सा लगा कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ। ठीक है, तो जब इस्तांबुल एयरपोर्ट में पहुँचा तो यहाँ की अकोमोडेशन और बाकी चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड थी। और तो लेकिन फिर भी एक आपका दिल में ना एक खिंचाव सा एक आता है कि आप भाई कहाँ पे आप जा रहे हो, क्योंकि नई जगह होती है, सारा कुछ होता है। तो खैर, तो 3 बजे मैंने लैंड किया, रमज़ान के दिन थे वो। ठीक है, 3 बजे मेरी लैंडिंग हुई इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर। और फिर मेरा जो दोस्त था यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, उसने मुझे पिकअप किया और फिर मैं रेजिडेंशियल अपनी जो प्लेस है मेरी वहाँ पे मैं चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें प्री प्लान्ड आपकी होनी चाहिए हैं कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बस ट्रैवल किया, उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचे उनका कोई जानने वाला नहीं था, उनको नहीं पता था कि उन्हें रहना कहाँ पे है, खाना कैसे है, कहाँ से उनको खाना मिलेगा, उन्हें कहाँ जाना है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं पहले से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट से जब आप निकलोगे आपका एक ट्रैवल कार्ड बनता है, रेड कार्ड जिसको बोलते हैं। उसके थ्रू आप बस में ट्रैवल कर सकते हो, आप ट्रैम में ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रैवलिंग का कार्ड होता है। वरना अदरवाइज लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो टैक्सीज होती हैं, टैक्सीज के रेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फेयर काफ़ी ज़्यादा, जिनको नहीं पता वो टैक्सी में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लीरा वो आपसे चार्ज करते हैं। वही अगर आप वो कार्ड ले लेते हो एयरपोर्ट से निकलते साथ ही, तो वही आपको एयरपोर्ट से लेके आपकी रेजिडेंशियल प्लेस तक आपके चार्जेस पड़ते हैं तकरीबन 200 या 300 लीरा। दैट्स इट। ये देखें राइट साइड पे सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं और ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। वो रेस्टोरेंट है सामने। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि ये लोग बड़े जिंदा दिल हैं। इवन के यहाँ पे लोग जिनकी एज ज़्यादा भी हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जिनकी एज ज़्यादा भी हैं, उन्होंने कभी मतलब मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया कि वो मायूस हों। वो बड़ा मज़े से घूम फिर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मोस्टली वीकेंड्स पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी चेयर्स उठाते हैं, चेयर्स इनके पास होती हैं, बारबेक्यू का पूरा सामान होता है, तो वो सारा कुछ लेके ये चले जाते हैं अपना बीचेस के ऊपर, या एक जहाँ पे फैमिली गैदरिंग वाली प्लेसेस होती हैं वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ जाके बारबेक्यू वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इन लोगों के ऊपर मैंने उस तरह से मतलब फेसेस के ऊपर स्ट्रेस मैंने नहीं देखी, जैसा कि हम लोग पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं। मोस्टली लोग परेशान होते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, लाइफ के बारे में परेशान हैं, बाकी मसले मसाइल हैं, तो उनके फेस के ऊपर बेसिकली वो स्ट्रेस आ जाती है। ठीक है, यहाँ के लोगों के ऊपर मैंने, इनके फेसेस के ऊपर मैंने वो चीज़ नहीं देखी है। एंजॉय कर रहे होते हैं,
एवरी फ्राइडे नाइट, ठीक है, ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि भाई हमने सैटरडे संडे हमने क्या करना है, क्योंकि सैटरडे और संडे का जो इनका दिन होता है ये पूरा इनका एंजॉय करने का दिन होता है। ये बेसिकली है फेरी का स्टेशन। मैं बेबिक से दूसरे स्टेशन पे आया था, उस्कुदार वाली साइड पे। अभी मैं वापस जा रहा हूँ बेबिक और बेबिक से मैंने मेट्रो लेनी है। मेट्रो लेके वापस मैं अपनी रेजिडेंशियल प्लेस पे जाऊँगा। अभी शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे तकरीबन 8 बजे तक आपको रोशनी नज़र आती है और आप टाइमली जब तक घर ना पहुँचो आपको आइडिया नहीं होता कि भाई टाइम का हमें पता नहीं चलता। तो मैं वापस जा रहा हूँ बेबिक। ये सारा फेरी के अंदर का एरिया है और तो मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें, बहुत कम लोग हैं। मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ से मैं बेसिकली आया था, क्योंकि मेट्रो स्टेशन दूसरी साइड पे है। मैं ब्रिज के इस साइड पे आ गया था, एशियन साइड के ऊपर। मेरी बेसिकली रेजिडेंस जो है वो है यूरोपियन साइड पे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, ब्रिज की एक साइड पे यूरोप है और एक साइड पे एशिया है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस्तांबुल के अंदर ही एक एशियन साइड है और एक यूरोपियन साइड है। और ब्रिज को बेसिकली कनेक्ट किया जाता है पानी के एक साइड से दूसरे साइड के ऊपर। एक साइड पे यूरोप है, यूरोपियन इस्तांबुल है, और एक साइड पे एशियन है। मैं बेसिकली अभी था एशियन इस्तांबुल वाली साइड पे, और ये जो फेरी है ये भी मुझे लेके जा रही है यूरोपियन इस्तांबुल वाली साइड पे। और वहाँ से फिर मैंने मेट्रो लेनी है, मेट्रो लेके मैंने फिर आगे ट्रैवल करना है और वहाँ जाके मैं दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे क्या सीन है। ये जो ब्रिज आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं बॉस्फोरस ब्रिज। जब भी कोई इवेंट वगैरह यहाँ पे होता है इस्तांबुल में तो इस ब्रिज को प्रॉपर डेकोर किया जाता है। इवन 14 अगस्त को भी, क्योंकि तुर्की को पाकिस्तान की सिस्टर कंट्री बोला जाता है, तो जब भी पाकिस्तान में 14 अगस्त सेलिब्रेट होती है तो इस ब्रिज को भी उन्होंने डेकोर किया हुआ होता है प्रॉपर। और वो जो आप देख रहे हो वो जो प्राइवेट यार्ड का मैंने आपको बताया था, वो जा रही है प्राइवेट यार्ड। और अभी ऑलमोस्ट जो है मैं पहुंच चुका हूँ, स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और अभी बस निकलते हैं। ये वाला एरिया क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो मुझे यहीं से आगे जाना पड़ेगा। सारे लोग मेरे ख्याल से निकल गए हैं और पूरी फेरी इस टाइम जो है वो खाली है। अभी बाहर निकलते हैं, स्टेशन पे जाते हैं। फेरी से मैं उतर चुका हूँ और अब मैं पहुँचने वाला हूँ अपनी रेजिडेंशियल प्लेस पे। और अभी वीडियो को मैं यहाँ पे करूँगा एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताओ। जो जो सजेशन मैंने आप लोगों से मांगी है उसके बारे में मुझे लाजमी बताना है। फिर मिलेंगे किसी और जगह पे किसी और मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।